डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट हार्मोन जिबरलिन। किसके बारे में शुरू करेंगे बेटा? हम यहाँ पर जिबरलिन के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, किसके बारे में शुरू करेंगे बेटा? जिबरलिन। इससे पहले अगर हम बात करेंगे जिबरलिन तो कैसा होता है बेटा? ये वीकली एसिडिक हार्मोन ही होगा। कैसा हार्मोन होता है बेटा? ये भी एक वीकली एसिडिक हार्मोन होता है। ठीक है, और ये हार्मोन किससे बनेगा? जैसे कि वो ट्रिप्टोफैन से बन रहा था, तो ये हार्मोन मेनली किससे इससे बनना शुरू किससे होता है? मेलवोनिक एसिड से। सॉरी, किससे होगा ये? मेवलोनिक एसिड से। क्या होगा बेटा? मेवलोनिक एसिड। और ये भी क्या होता है? एक अमीनो एसिड ही होता है। ये भी क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड। तो यहाँ से बनना शुरू होता है, इसकी इनकी एक लंबी पूरी प्रोसेस होगी। तो ये वीकली एसिडिक हार्मोन होता है, मेवलोनिक एसिड से, एक अमीनो एसिड से बनना शुरू होता है। और ये जनरली कहाँ मिलता है? दिस हार्मोन इज मोस्टली फाउंड इन ग्रोइंग पार्ट्स। किसके अंदर मिलेगा बेटा? ये ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर ज़्यादा मिलता है। ग्रोइंग पार्ट जैसे अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? मोस्टली जो ग्रोइंग सीड्स होगी वहाँ पर मिलेंगे ये। जो बर्ड्स ग्रो करती है, कलियाँ होती है, वहाँ पर ये क्या होता है? एक्सेस अमाउंट के अंदर मिलते हैं। शूट टिप में भी मिल जाते हैं, रूट टिप में भी। और इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि भाई रूट से शूट की तरफ जाएंगे, शूट से रूट की तरफ जाएंगे। तो वही वाया जाइलम एंड फिलोयमी। मोस्टली जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होंगे वो सारा किसके के थ्रू होंगे बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कहीं पर भी क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसकी डिस्कवरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी जो डिस्कवरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो ये 19th सेंचुरी के अंदर, इन 19th सेंचुरी के अंदर, कौन सी सेंचुरी के अंदर बेटा? इन 19th सेंचुरी के अंदर, जापान के अंदर, कहाँ पर? मेनली जापान में। वहाँ पर जैसे कि जापान की जो आपको भी पता होगा, आप एसएस में पढ़ते हो, मेन क्रॉप क्या होती है? राइस होती है। ठीक है, जापान की मेन क्रॉप क्या होती है? राइस होती है। तो वहाँ पर राइस की जो खेती की जा रही थी, चावल की जो खेती की जा रही थी, ठीक है, वहाँ पर कहीं कहीं पर क्या हुआ? राइस की प्लांट आपने सबने देखे। राइस की प्लांट ड्वार्फ प्लांट्स के अंदर आते हैं, एक छोटी हाइट के होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या पाया गया? किसानों ने क्या देखा खेत में कि जो राइस की प्लांट है, जैसे नॉर्मल हाइट तो यहाँ तक हो गई है, लेकिन कहीं कहीं पे उनकी खेतों के अंदर क्या थे? राइस की प्लांट अब नॉर्मल साइज़ की इंक्रीज़ हो गई। उनके जो इंटरनॉड की लंबाई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। इतने ज़्यादा लंबे होने के बावजूद भी वहाँ पे जो इनके अंदर जो सीड्स बन रहे थे, राइस के सीड, मतलब जो फ्रूटिंग हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी, लेस हो रही थी। क्या हो रही थी? लेस हो रही थी। फिर उन्होंने देखा कि ये प्लांट इतना लंबा भी हो गया और उसके बावजूद इसके अंदर फ्रूटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ये जैसे कि हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा तो हो गया लेकिन किसी काम का नहीं है। तो इन द सेम वे बड़ा तो हो गया लेकिन कोई काम, वैसे उसके अंदर कुछ बीमारी नहीं हो रही थी, बस खाली क्या थी? उसकी लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन उसके अंदर फ्रूटिंग बहुत ही कम थी। तो कि लंबा तो हो गया लेकिन कोई काम का नहीं है। तो उस डिजीज़ को क्या नाम दिया गया? फुल्लिस डिजीज़ नाम दिया गया। याद रखना, क्या नाम दिया गया उसको? फुल्लिस डिजीज़ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फुल्लिस डिजीज़। ठीक है, तो देखो ये हार्मोन में डिस्कवर नहीं किया गया था, डिस्कवर हुआ था। उसके डिस्कवरी का रीज़न क्या था? जापान में खेतों के अंदर राइस के प्लांट क्या थे? अबनॉर्मल साइज़ के इंक्रीज़ हो गए थे। क्या हो गए थे बेटा? अबनॉर्मल साइज़ में इंक्रीज़ हो गए थे। वहाँ पे नॉर्मल साइज़ के राइस के प्लांट ना होते हुए क्या थे? बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हो गए थे। तो उसका रीज़न देखा कि ये प्लांट इतने लंबे क्यों हो गए। तो वहाँ पर पाया गया कि इन प्लांट्स के ऊपर, दीज राइस प्लांट हैव डिजीज़, these rice plants are infected by a disease जो किसके कारण हो रही थी? एक फंगस के कारण हो रही थी। इनके ऊपर क्या हो गई थी बेटा? एक डिजीज़। और वहाँ पर फुल्लिस डिजीज़ इसको नाम दे गई, उसका बाद में नाम नहीं आया। जब साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की गई कि भाई क्यों इसके अंदर इतने लंबे हो रहे थे, कि वहाँ पे एक डिजीज़ है कि फंगस के कारण, तो साइंटिस्ट ने उसका बाद में उसी डिजीज़ का नाम क्या दिया? उसका बेकने डिजीज़ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बेकने डिजीज़। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जिबरलिन हार्मोन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम फुल्लिस डिजीज़। आपको बेकने डिजीज़ कुछ भी मिल सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? फुल्लिस डिजीज़ या बेकने डिजीज़। तो आपको याद रखना है, साइंटिस्ट ने बाद में उसको बेकने डिजीज़ नाम दिया गया। तो वहाँ पर नॉर्मल लोकल जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो नॉर्मल बताया था, उन्होंने भाई इस तरह से लंबे हो गए और किसानों ने मिलकर क्या नाम दिया? उसको फुल्लिस नाम दिया। लेकिन जो उसकी प्रॉपर
छानबीन की गई तब उसका नाम क्या दिया गया बेटा, बैकने डिजीज नाम दिया। तो इन राइस प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज हो गई है बेटा, बैकने डिजीज हो गई। और किसके कारण हो रही थी, फंगस के कारण। और वो फंगस कौन सी थी, जिब्रेला फ्यूजिकोरी। क्या नाम था बेटा, जिब्रेला फ्यूजिकोरी। क्या नाम था, जिब्रेला फ्यूजिकोरी नाम था। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है फ्यूजेरियम। इसी फंगस का एक और नाम है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। मोनेलिफॉर्म एक ही मतलब है बेटा ये, लेकिन बाद में इसका नाम क्या पहले इसको फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी कहा गया, फिर जिब्रेला फ्यूजिकोरी बाद में नाम दिया गया। जब तक ये डिस्कवर हो गई थी तो इसके नाम जिब्रेला फ्यूजिकोरी के नाम से ये थी, तो जिब्रेला फ्यूजिकोरी, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ा, जिबरलिन। इस हार्मोन का नाम जिबरलिन किससे पड़ा है बेटा, ये जिब्रेला फ्यूजिकोरी। तो हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि द जिब्रेलिन हार्मोन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच फंगस। आपको मोस्टली तो आपको यही वर्ड मिलेगा, 1% फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी भी मिल सकता है, हालांकि नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये नाम ना दे के ये नाम दिया है, तो वही दोनों एक ही चीज़ है। बाद में पहले इसको ये नाम दिया गया था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया क्योंकि इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया, तो इसके अंदर एक गिबन रिंग मिली, उसी गिबन रिंग से जिब्रेला नाम पड़ा, और उसी जिब्रेला से क्या नाम पड़ा हुआ है, जिबरलिन नाम पड़ा हुआ है। क्या नाम पड़ा है बेटा, जिबरलिन। और इसकी पूरी की पूरी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट के नाम जाती है, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, क्रोसावा। क्या नाम था बेटा, ये क्रोसावा नाम था। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। ठीक है, तो हमने क्या कहा बेटा, इसकी डिस्कवरी क्या है, जापान के अंदर राइस प्लांट के अंदर जो राइस थे वो अब नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े हो गए थे, वहाँ पे उनका नाम क्या दिया गया था, क्या नाम दिया गया था उनका, फुलिश डिजीज नाम दिया गया था। और उसके ऊपर कोई भी फ्रूटिंग पार्टिकल्स अच्छे से नहीं आ रहे थे। बाद में जब इसको पर्टिकुलरली डिस्कवर किया गया क्रोसावा से, तो उसने इसका नाम बैकने डिजीज दिया, और वहाँ से क्या बताया कि दिस प्लांट आर इन्फेक्टेड बाय द फंगस। और इस फंगस के अंदर जो केमिकल है वो कंटिन्यूस प्लांट के अंदर रिलीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होती जा रही है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ती जा रही है। किसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, इस प्लांट के अंदर इंटरनोड की लंबाई बढ़ती जा रही, द लेंथ ऑफ द इंटरनोड इंक्रीज। फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, किस तरह से डिस्कवरी की, क्या भाई इंटरनोड की लंबाई बढ़ा रहे, इसने इंटरनोड की लंबाई बढ़ाई क्यों यहाँ पर, कि इस प्लांट के अंदर क्यों इतना इफेक्ट हुआ कि इंटरनोड की लंबाई बढ़ी। फिर जब उसका रीज़न जानना चाहा, तो फिर जब दूसरे प्लांट्स के अंदर डिस्कवरी की गई, तो नॉर्मल प्लांट्स के अंदर भी, ध्यान देना बेटा, द नॉर्मल प्लांट्स ऑल्सो हैव the same chemical as present in फंगस। जो फंगस के अंदर था वही केमिकल नॉर्मल प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है नॉर्मल कंडीशन में, उसके लिए कौन हार्मोन होगा, जिबरलिन, जो नॉर्मल प्लांट्स के अंदर मिल रहा है, लेकिन वह अब नॉर्मल हुआ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्लांट के अंदर तो था ही, बट और भी उसको जिबरलिन एक्सेस अमाउंट के अंदर मिलती चली गई, तो उसके कारण क्या हो गया, वो प्लांट अब नॉर्मल हाइट का हो गया। ध्यान देना बेटा, हार्मोन हमेशा एक हद तक ही काम करेंगे, अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो हमेशा क्या करेंगे, एडवर्स इफेक्ट करना शो करेंगे। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई, जिबरलिन हार्मोन की डिस्कवरी हुई। तो इसकी डिस्कवरी की नहीं गई ना, इसकी डिस्कवरी क्या अपने आप हुई है। इसका रीज़न क्यों हुआ, क्योंकि डिजीज़ के कारण हुआ। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने जानना चाहा कि इसका क्या रीज़न था, फिर पता लगा कि यहाँ पे केमिकल है, और फिर उस हार्मोन को क्या नाम दिया गया, जिबरलिन नाम दिया गया। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करेंगे जिबरलिन, हंड्रेड्स ऑफ द जिबरलिन आर टू बी डिस्कवर्ड। क्या बेटा, कितने हार्मोन डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक, जिबरलिन के 100 नेचुरल, मोस्टली नेचुरल प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, जिब्रेला फ्यूजिकोरी के अंदर ही मोर देन 15 काइंड ऑफ द जिबरलिन टाइप कंपाउंड आर प्रेजेंट। अब तक कहते हैं कि मोर देन 100 ऑफ द जिबरलिन, मोर देन 100 ऑफ जिबरलिन, GA हम शॉर्ट में लिखते हैं, जिबरलिन्स आर टू बी डिस्कवर्ड, इतने डिस्कवर्ड हो चुके हैं, इन विच GA3 इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाला जिबरलिन क्या है, GA3। देखो इनके नाम GA1 सबसे पहले जिस जिब्रेला से किया गया था आइसोलेट, उसका नाम GA1, फिर वहीं से GA2 दिया गया प्लांट्स के अंदर, GA3, GA4, GA5, इस तरह से ये डिस्कवरी के बाद भी पहले डिस्कवर किया गया, आइसोलेट करते करते गए, वैसे क्या करते गए उन केमिकल्स का नाम GA4, GA5 एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, GA3। ये फंगस से आइसोलेट किया गया था ये, और प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कॉमन जिबरलिन क्या होगा, GA3। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे
इनकी रोल की फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ जिबरलिन, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ जिबरलिन। इंटरनोड की लंबाई बढ़ा रहा है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ा रहा है तो क्या बढ़ेगा, स्टेम लंबा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, स्टेम इलोंगेशन। क्या होगा, स्टेम इलोंगेशन। इसको याद रखना, मैंने आपको यही थोड़ा सा हम गड़बड़ कर जाते हैं। एक मैंने आपको सेल इलोंगेशन, जैसे भी हमें बराबर से आएंगे हम डिफरेंस करते हुए चले जाएंगे। एक मैंने बताया स्टेम इलोंगेशन, डायरेक्ट इंटरनोड की लंबाई बढ़ा रहा है। किसकी लंबाई बढ़ा रहता है, ये इंटरनोड की। विच टिश्यू विच हार्मोन इंक्रीज द इंटरनोड लेंथ, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, जिबरलिन। क्या होगा, जिबरलिन। अगर जो खाली सेल टू सेल इलोंगेट करे, टिप से सेल टू सेल इलोंगेट करके जब हाइट बढ़ रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सिन। तो इसको जरूर याद रख लेना है बेटा, ठीक है। तो इंटरनोड स्टेम इलोंगेशन, क्योंकि हमारे ये बोर्ड में भी एक कॉमन क्वेश्चन आता है विच हेल्प इन द, एनसीईआरटी के अंदर हालांकि बहुत ही कम दिया हुआ है, फिर भी हमारे क्वेश्चन आप सीबीएसई की बोर्ड में देखोगे तो बहुत बार आया हुआ है। सेल इलोंगेशन के लिए हम ऑक्सिन वर्ड यूज़ करेंगे और स्टेम इलोंगेशन के लिए जिबरलिन, क्योंकि स्टेम लंबा, टिप की पूरा प्लांट तो लंबा होगा, उसके लिए तो हमारा मेन ऑक्सिन हार्मोन हो गया, टिप से बढ़ता हुआ शुरू हो रहा है। लेकिन जो इंटरनोड पोर्शन, आपको पता भी नोड है, दो नोड के बीच की जगह क्या कहलाई जाएगी, इंटरनोड। इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए मेनली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिबरलिन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा यही हो गया। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे लीफ एक्सपेंशन, लीफ का साइज इंक्रीज करना। लीफ का साइज अगर हम ये छोटा साइज के ऊपर अगर हम जिबरलिन स्प्रे कर देंगे इसी लीफ के ऊपर तो इसका साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। आप पालक है, स्पिनच पालक है, जो आप कहते हैं ना देसी पालक, देखना आपको हमेशा छोटी छोटी लीफ मिलेंगी अच्छी अच्छी सी। लेकिन हम मार्केट के अंदर लेके आते हैं हमें इस तरह के, तो आपको बहुत बड़ी लीफ, हालांकि पालक की जो नॉर्मल पालक अपनी लेंथ में ग्रो होता है तो उसकी लीफ का साइज़ छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम जिबरलिन स्प्रे कर देंगे तो जिबरलिन अपना इफेक्ट शो करेगा और लीफ को क्या कर देता है, बड़ा। उसमें क्यों किया जाता है, जैसे कि एक हद तक तो ये ठीक भी होता है क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे हमारी बढ़ रही है, तो इनको क्वांटिटी हमें करने के लिए ठीक है। लेकिन इसके अंदर कभी भी क्या नहीं होता बेटा, कहीं ना कहीं एक्सेस के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं केमिकल्स। तो लीफ को एक्सपेंड करना है तो किसका रोल होगा बेटा, जिबरलिन। ऐसे फ्रूट को एक्सपेंड करना है, फ्रूट का साइज इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज ऑफ द फ्रूट साइज। देखो ग्रेप्स देखना, आप नॉर्मल देसी अगर किसी के आसपास आपने देखा है ग्रेप्स की तो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेप्स होते हैं नॉर्मल में, लेकिन मोस्टली जो हम बाज़ार से आजकल ग्रेप्स लेके आते हैं उनके बड़े साइज़ में मिलते हैं ग्रेप्स, मिलते हैं नहीं मिलते, वो जिबरलिन स्प्रे किया जाता है उनके ऊपर। क्या स्प्रे किया जाता है उनके ऊपर, जिबरलिन। जो शुगर केन होता है, शुगर केन में इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है तो वहाँ पे भी क्या स्प्रे कर दिया जाता है, जिबरलिन। तो फ्रूट का साइज़ जनरली इंक्रीज, जैसे आप देखते हो घिया तोरी की बेल होती है, छोटी छोटी होती है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज करने के लिए जिबरलिन के इंजेक्शन लगा देंगे साथ में इथाइलिन हार्मोन का, ताकि वो पक भी जाए और वो भी हो जाए। तो ये सारा क्या होता है बेटा, जनरली साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ठीक है। आ रही है ना, ये छोटी सी घिया होती है, आप अपने गाँव में देखते हो अगर है आपकी, तो रातों रात वो बड़ी कैसी हो गई इतनी बड़ी, तो उसका मेन रीज़न क्या है, जिबरलिन। और ये जिबरलिन और ये हार्मोन मिलना कोई नॉर्मल बात होती है, बिल्कुल ही। आप किसी भी इन सीड की दुकान पर जाओगे, आप इन हार्मोन के नाम लोगे, आपको बाकायदा क्या मिल जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये फूड की साइज़ को इंक्रीज़ करना है, मतलब किसी साइज़ को बढ़ाने के लिए हमेशा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिबरलिन। स्टेम एलोंगेशन, लीफ को एक्सपेंड करना है, फ्रूट के साइज़ को इंक्रीज, मोस्टली ग्रेप्स को, शुगर केन को बढ़ाने के लिए नॉर्मल कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे, रोजेट प्लांट्स होते हैं बेटा, एक प्लांट्स का फोर्थ इफेक्ट अगर हम बात करेंगे, रोजेट प्लांट्स, याद रखना रोजेट प्लांट। रोजेट प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर रिड्यूस्ड स्टेम होगा। क्या होता है बेटा, रिड्यूस्ड स्टेम, जिनका स्टेम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसे हम क्या नाम देंगे, रोजेट। जैसे आपने कैरेट में देखा है और रेडिस में देखा है ना, कैरेट में देखा है, रेडिस होती है। अगर हम बात करेंगे ये कैबेज होती है और ये टर्निप होता है, सलगम वगैरह होती है, बीट रूट्स होते हैं, इनके अंदर देखो हमेशा रिड्यूस स्टेम, रिड्यूस को ना छोटा सा स्टेम। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कैरेट्स अपने देख रेड, चलो कैरेट तो हम गाजर, खाली गाजर लेके आते हैं, लेकिन मूली को हम पत्तों के साथ में लेके आते हैं, सर्दी में लेके आते हैं। ये मूली हो गई, मूली एक्चुअल में क्या होती है, रूट होती है, मॉडिफाइड रूट पार्ट होती है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टेम होगा और फिर यहाँ से क्या हो जाती है, इनकी छोटी छोटी ये लीफ आ जाती है। हालांकि ये जो स्टेम है
ये स्टेम क्या कहलाया जाता है, रिड्यूस्ड स्टेम। फिर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी। प्रोफ्यूज किसकी ब्रांचिंग होगी बेटा, लीफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब गहरी लीफ होती है। ऐसे कैबेज के अंदर, जो कैबेज हम खाते हैं ना एक्चुअली, देखो इस तरह, कभी अपने पत्ता गोभी को बीचों बीच कट करके देखना, जो ये पूरा इसका रिड्यूस्ड स्टेम है, एक नॉड पोर्सन से लीफ का मॉडिफाइड, बड का ही मॉडिफाइड है, ये नॉड, फिर ये नॉड, इंटरनॉड बिल्कुल क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, रॉजेड प्लांट, जिनके अंदर स्टेम बिल्कुल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा, रिड्यूस्ड। अगर हमें इन प्लांट के अंदर, रिड्यूस प्लांट के अंदर हमें स्टेम इलोंगेट करना है, क्या करना है, हमें स्टेम इलोंगेट करना है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे बेटा, जिबरलिन। इस इफेक्ट को हम बॉल्टिंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बॉल्टिंग। याद रखना, बॉल्टिंग का मतलब, क्वेश्चन आएगा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉल्टिंग, क्या कहते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉल्टिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, जिबरलिन। तो आंसर में क्या हो गया, क्या हो जाएगा, बॉल्टिंग का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ रोजेट प्लांट्स या रिड्यूस्ड स्टेम। देखो रिड्यूस्ड और ड्वार्फ का मतलब समझना, ड्वार्फ प्लांट होगा, एक रिड्यूस्ड होगा। रिड्यूस्ड का मतलब स्टेम इज द स्मॉल, मैंने आपको इनका एग्जांपल दिया है। और ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, कि मान लो हमारे पास में छोटा प्लांट है, आप अपने देखो ना, छोटा सा मिर्च का प्लांट है, इस तरह से आया है, टमाटर का इस तरह से छोटा प्लांट है, इतनी हाइट तक प्लांट बढ़ा है, इसके ऊपर फ्रूट आने शुरू हो गए, ये ड्वार्फ प्लांट है। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, हम जिबरलिन छोड़ देंगे तो यही प्लांट क्या हो जाएगा, लंबा। रिड्यूस्ड स्टेम नहीं है इसके अंदर, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। रिड्यूस्ड स्टेम का मतलब क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा स्टेम है, इंटरनॉड, जैसे यहाँ पे फिर ब्रांचिंग होती है, छोटा सा यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे नॉड, नॉड, इंटरनॉड का बिल्कुल छोटा पोर्शन होता है। प्रोफ्यूज लीफ ब्रांचिंग होगी, इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड स्टेम। तो उस ऐसे स्टेम के अंदर अगर हमें लंबाई बढ़वानी है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, बॉल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉल्टिंग। ठीक है, तो बॉल्टिंग के लिए कौन सा हार्मोन हो गया, जिबरलिन। अगर हमें ड्वार्फ प्लांट की लंबाई इंक्रीज करनी है, इंक्रीज द ड्वार्फ प्लांट, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, हमारे पास में जिबरलिन। से मेज़ होता है, मेज़ का प्लांट लंबा करने के लिए मोस्टली लंबा चाहिए होता है, ताकि इसके नीचे की जो चीज़ें वो एनिमल्स को खिला सके, तो उसके ऊपर क्या स्प्रे कर देते हैं बेटा, जिबरलिन स्प्रे कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये जो ड्वार्फ प्लांट को लंबा करने के लिए, रोजेट प्लांट्स को बॉल्टिंग इफेक्ट देने के लिए, बॉल्टिंग का मतलब क्या है, रिड्यूस स्टेम को कम करना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाना, वो क्या कहलाया जाएगा, बॉल्टिंग। और ड्वार्फ प्लांट को बढ़ाने के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम, इसमें भी हम क्या करेंगे, जिबरलिन। जिबरलिन के इफेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट 6 आता है, इट ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। अब क्वेश्चन आता है, डॉर्मेंसी क्या होता है, आपने डॉर्मेंट वर्ड सुना है, डॉर्मेंट का मतलब होता है सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ कुछ नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहेंगे, डॉर्मेंट कंडीशन कहेंगे। देखो हम हमारे घरों में चने हैं, चने भिगोते हैं, इसमें से हर चना तो क्या होगा, भीग जाएगा, लेकिन कुछ चने ऐसे होते हैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बिल्कुल चिपके हुए, पिचके हुए से होते हैं, तो वो डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर है। क्या है, डॉर्मेंट कंडीशन। हमने उन सब चनों को वही सेम कंडीशन प्रोवाइड की, लेकिन उसमें कुछ चने तो क्या हो गए, अच्छे से भीग गए, अच्छे से हो गए, बाकी कुछ नहीं हो पाए, तो डॉर्मेंट सीड होते हैं। डॉर्मेंट सीड का मतलब क्या होगा, व्हेन अ सीड fails to germinate, when a seed fails to germinate under favorable condition, अंडर फेवरेबल कंडीशन। हमने सारे सीड्स हैं, हमने सारे सीड्स को बराबर कंडीशन, टेम्परेचर वही, प्रेशर वही, हर चीज़ हमने वही प्रोवाइड की है, ह्यूमिडिटी वगैरह, लेकिन कुछ सीड तो जर्मिनेट कर जाएंगे और कुछ सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीड डॉर्मेंसी। क्या कहेंगे, सीड डॉर्मेंसी। तो इस सीड डॉर्मेंसी को क्या करेगा, ब्रेक। जो डॉर्मेंट है सीड, उसके ऊपर जिबरलिन स्प्रे कर दिया जाता है, और जिबरलिन स्प्रे करते ही उसकी सीड डॉर्मेंसी टूट जाती है। टूटते वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट। अब क्वेश्चन आता है कि जिबरलिन क्या करता है ऐसा। जिबरलिन एक्चुअल में जो सीड डॉर्मेंट होता है, एक अमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम के कारण क्या होती है, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, और सीड डॉर्मेंसी को एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होने के कारण सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। अगर उसी पे हम जिबरलिन स्प्रे कर देंगे तो उसमें अमाइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और उसको जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। तो ये याद रखना, स्टार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीड डॉर्मेंसी का तोड़ने का काम कौन करेगा बेटा, तोड़ने का काम कौन करता है, मेनली जिबरलिन करेगा। कौन करेगा, जिबरलिन। ठीक है, तो अब मैंने अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताई है कि जो सीड डॉर्मेंसी, क्या कहा बेटा मैंने, सीड डॉर्मेंसी को कोज कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड, और ब्रेक कौन करता है, जिबरलिक एसिड। तो ये अपोजिट हो गया एब्सिसिक एसिड। तो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि विच ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, हर कोई याद कर लेता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच
हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक, क्या तो एंटागोनिस्टिक टू सीड डॉर्मेंसी। एंटागोनिस्टिक, सीड डॉर्मेंसी आपको पता है अब एब्सिसिक एसिड करेगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिबरलिन। तो आपके लिए ये वर्ड लिखा मिलेगा तो इसको आपको याद रखना है। तो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ेगा, अमाइलेज एंजाइम को एक्टिव करेगा जिससे सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, टूट जाती है। और सीड डॉर्मेंसी का मतलब हमने क्या बताया, व्हेन अ सीड फेल्स टू जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन। आजकल आपका सीधा रोल ना पूछ के अपोजिट रोल भी, वो उसके अपोजिट कौन कौन सा। तो मैंने अभी तुम्हें एक चीज़ बताई, अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको ऑक्सिन हार्मोन में बताया था। ऑक्सिन हार्मोन तो क्या कर रहा था बेटा, मेलनेस को प्रमोट कर रहा था। किसको, ऑक्सिन हार्मोन तो सर किसको कर रहा था, फीमेल फ्लावर को, फेमिनाइजिंग हार्मोन कह रहे थे। और जिबरलिन हार्मोन किसको प्रमोट करेगा, मेलनेस को। किसको करेगा बेटा, मेलनेस। अगर उसी फ्लावर के अंदर, उसके अंदर अगर हमें किसी के अंदर मेल फ्लावर जर्मिनेट करवाने हैं तो इसके अंदर क्या स्प्रे कर देते हैं, जिबरलिन। क्या स्प्रे करेंगे, जिबरलिन। तो ये किसके अपोजिट हो गया, अपोजिट टू ऑक्सिन हार्मोन। किसके अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को हम क्या कह रहे थे, फेमिनाइजिंग, मतलब फीमेलनेस प्रोड्यूस कर रहा था, वो फीमेल फ्लावर कर रहा था। और ये कौन से फ्लावर करेगा, मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अब ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्थिनोकार्पी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का हमने क्या बताया था, सीडलेस फ्रूट्स। क्या बताया था, सीडलेस फ्रूट सीड। वो तो किसके अंदर बताया था हमने, बनाना के अंदर, ग्रेप्स के अंदर बताया था। ये जनरली एप्पल्स के अंदर, पियर के अंदर क्या करता है, ये सीडलेस फ्रूट को करने में हेल्प करता है। अब लास्ट इम्पोर्टेंट, तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो एक इफेक्ट होता है वर्नलाइजेशन। इसका मैं भी पूरा लास्ट में ना 3-4 हमारे इसमें टर्म्स आते हैं, इसके लिए मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगी। वर्नलाइजेशन कंडीशन आती है, ये मैं थोड़ा सा रोल पढ़ेंगे। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट इन वेरी लो टेम्परेचर। ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट इन अ वेरी लो टेम्परेचर, इसे हम वर्नलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर में एक प्लांट ग्रो हो रहा है। अब उसी लो टेम्परेचर को, वो तो नॉर्मल कंडीशन में उसके लिए अलग से केमिकल रिस्पॉन्सिबल होगा वर्नलाइजेशन करने के लिए। लेकिन जैसे कि जम्मू कश्मीर में है भाई, लो टेम्परेचर होता है, ठंड में है वहाँ पे। अब जम्मू कश्मीर का प्लांट हम यहाँ पे ग्रो करवाना चाहेंगे, हमारे नारनौल के अंदर, हमारे मतलब कोई भी जैसे गर्म एरिया के अंदर ग्रो करवाना चाहेंगे तो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अब अगर उसी पे हम क्या करेंगे, जिबरलिन स्प्रे कर देंगे तो वो प्लांट यहाँ पर भी ग्रो कर जाता है। आई बात समझ में। तो हम क्या कहेंगे बेटा, it also induce flowering at low temperature। ये लो टेम्परेचर पे भी क्या करता है बेटा, क्या करता है ये, मतलब कि फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा। तो ये किसको सपोर्ट करता है, वर्नलाइजेशन को भी। तो क्वेश्चन आता है विच हार्मोन, देखो वर्नलाइजेशन एक पूरा अलग से इफेक्ट होगा, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा वीडियो अलग से दूंगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जिबरलिन हमें आर्टिफिशियली, हमें उस प्लांट को लो टेम्परेचर, अब हम यहाँ पे तो लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर नहीं सकते, लेकिन हम उस पर क्या करेंगे, जिबरलिन स्प्रे कर देते तो वहाँ पे ये प्लांट क्या होता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके इम्पोर्टेंट रोल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे। एक स्टेम एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन में ऑक्सिन, स्टेम एलोंगेशन में जिबरलिन, लीफ को एक्सपेंड करना है जिबरलिन, फ्रूट का साइज इंक्रीज करना है जिबरलिन। रोजेट प्लांट्स के अंदर, ठीक है, रोजेट प्लांट्स के अंदर अगर हमें इसके स्टेम्स की लंबाई बढ़वानी है, उस इफेक्ट को हम बॉल्टिंग कहेंगे, तो बॉल्टिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिबरलिन हो गया। ड्वार्फ प्लांट को हमें इंक्रीज करना है तो भी कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बेटा, जिबरलिन हो जाएगा। सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना है तो भी कौन हो जाएगा, जिबरलिन। ठीक है, और प्रमोट कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड, तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन मेलनेस, सॉरी किसको, फीमेलनेस को प्रोड्यूस कर रहा था, जिबरलिन हार्मोन मेलनेस को प्रोड्यूस करेगा। ये पार्थिनोकार्पी एप्पल्स और पियर्स के अंदर, वो ग्रेप्स के अंदर करवा रहा था पार्थिनोकार्पी, बनाना के अंदर और टोमेटो के अंदर हमने बताया था, ये एप्पल्स एंड पियर के अंदर मेनली करता है। एंड इट इंड्यूस इन वर्नलाइजेशन इफेक्ट। वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर को लो टेम्परेचर पर जर्मिनेट करवाना, उसे हम क्या कहेंगे, वर्नलाइजेशन कहेंगे। क्या ग्रो करवाना बेटा, फ्लावर्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर। तो अगर हमें कोई कंडीशन को, हमें किसी टेम्परेट कंडीशन के अंदर इस प्लांट को ग्रो करवाना, तो हम कौन सा हार्मोन स्प्रे कर देते हैं, जिबरलिन। ठीक है, फटाफट दोबारा से हम पूरा का पूरा जिबरलिन एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। सारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकली एसिडिक है, मेवलोनिक एसिड से बनेगा, अमीनो एसिड इसकी शुरुआत होगी बनने के लिए।
ठीक है। मोस्टली ग्रोइंग पार्ट्स जैसे सीड्स है, बर्ड्स है, वहाँ पे होगा, और जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसकी डिस्कवरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक प्लांट के ऊपर, राइस प्लांट के ऊपर डिजीज़ हो रखी थी, अब एक्सेस अमाउंट के अंदर प्लांट लंबे जा रहे थे, तो पता लगाया गया तो उसके ऊपर फुल्लिस डिजीज़ या इसको बैकनेट डिजीज़ नाम दिया गया था। ये डिजीज़ मेनली किसके कारण हो रही थी? एक फंगस के कारण हो रही थी। फंगस से केमिकल इंट्रोड्यूस कर रहे, जिसके कारण प्लांट के अंदर इंटरनोड की लंबाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि प्लांट के अंदर भी क्या ऐसा कोई केमिकल है जिसके कारण इंटरनोड की लंबाई बढ़ रही है। तो उन्होंने देखा यस बिल्कुल वहाँ पे एक केमिकल है विच इज़ रिजेंबल टू द फंगस, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? जिब्रेलिन पड़ा। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोरी से नाम पड़ा। अभी तक मोर देन ऑफ द 100 ऑफ द जिब्रेलिन आर टू बी डिस्कवर्ड। कहते हैं कि 105, अभी तक डाटा पूरा नहीं है, किसी बुक में आपको 105 भी मिलेगा, और हमारी 11th NCERT में मोर देन 100 दिया हुआ है जिब्रेलिन आर टू बी डिस्कवर्ड। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? जिब्रेलिन A3, GA3 कॉमन होता है। सबसे पहले स्टेम एलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन में कोई चीज़ बढ़ानी होती है, लंबाई करनी होती है, उसके लिए हम हमेशा क्या डालेंगे? जिब्रेलिन। वर्नलाइजेशन को, सी डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए। माल्ट देखो, क्योंकि मैंने कहा ना ये जिब्रेलिन क्या करता है? अमाइलेज एंजाइम को एक्टिव करेगा, और अमाइलेज किसके लिए होता है? स्टार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसके अंदर स्टार्च होता है उसे हम क्या कहेंगे? माल्ट कहते हैं। माल्ट कहते हैं राइस के अंदर माल्ट। तो वहाँ पर जो जिसको जैसे कि मेनली क्या प्रोडक्ट चाहिए? अल्कोहल बनाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसमें ज़्यादा माल्ट चाहिए होता है, तो उसमें एक्सेस में जिब्रेलिन कर देता है। तो ये बेवरेजेस के अंदर मैक्सिमम स्टार्च के लिए भी जिब्रेलिन एसिड को क्या किया जाता है? स्प्रे कर दिया जाता है। इसे माल्टिंग भी बोलते हैं। क्या कहेंगे इसे? हम माल्टिंग। तो थोड़ा याद रख लेना ये, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ लिया है? जिब्रेलिन। ओके।